सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 10 के अंदर दो बड़े ही अहम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं और ये देखा गया है कि अक्सर ये एग्जाम में आ जाते हैं। तो आज हम इन दो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस के हवाले से है, मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूं। तो इसमें आम तौर पे तो यही इसके पूछने का तरीका है कि हाउ डज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद। अब जो आपकी बुक है उसके अंदर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ बहुत से रिएक्टेंट्स जो हैं उनके रिएक्शन दिखाए गए हैं, जैसे वाटर है, एथेनॉल है, अमोनिया है, साइनोजन क्लोराइड है, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, एसीटोन, इथाइलिन एपॉक्साइड। तो उनमें से कोई से भी 4 रिएक्टेंट लिखे जा सकते हैं। तो मैंने तो लिख लिए हैं वाटर, साइनोजन क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटिल्डिहाइड, लेकिन कोई से भी 4 हो सकते हैं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर बड़ा आसान है लिखना। जस्ट 4 इक्वेशंस दरकार हैं इसके आंसर को कंप्लीट करने के लिए, और बड़ी आसानी से उसमें से हमें 4 मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और आप उसका वाटर के साथ रिएक्शन कैसे शो करते हैं। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ये अटैक करता है इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर। अब जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा उसके 2 हिस्से बनेंगे। एक ये इथाइल वाला पार्ट जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, लोन पेयर की वजह से नेगेटिव चार्ज होगा, और दूसरा हिस्सा इसका बनेगा जिसमें मैग्नीशियम के ऊपर यूनी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जब टकराता है तो ये इसके 2 हिस्से बनते हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल से ये टकराएगा तो इथाइल वाला हिस्सा इस H पॉजिटिव को डिटैच करेगा, अपने साथ मिलाएगा और बन जाएगी ईथेन। और जो दूसरा हिस्सा है उसमें मैग्नीशियम के साथ ये OH अटैच हो जाएगा और इससे बनेगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड। तो ये वाटर के साथ इसका रिएक्शन है, जिसकी इक्वेशन को हम इस तरह समझ सकते हैं। उसके बाद साइनोजन क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा कि जो ये कार्बन है ये अपना न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और अब कार्बन के नाइट्रोजन के साथ तो 3 बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो ब्रेक हो नहीं सकता। तो ये सिंगल बॉन्ड ही ब्रेक होगा जो इसका क्लोरीन के साथ है, और क्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले जाएगा, क्लोराइड आयन बनेगा, और ये क्लोराइड फिर मिल जाता है मैग्नीशियम, यूनिपॉजिटिव मैग्नीशियम के साथ, और साइनोजन क्लोराइड के साथ बनता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्लोराइड। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन है, जिसमें ये कार्बन जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है ये अटैक करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर। चूंकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 10 से ज्यादा नहीं है, 4 से ज्यादा नहीं है, मतलब कार्बन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है उससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। तो जब ये वाले 2 आने लगेंगे तो ये तभी आ सकते हैं जब पहले वाले कोई 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे शिफ्ट हो जाए, जगह बन जाए इनके आने की। तो ये कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड एक शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर एज नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो पॉजिटिव मैग्नीशियम अलग हुआ है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये स्पीशीज बनेगी। ये इंटरमीडिएट स्पीशीज है और इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस, जिसका मतलब ये है कि वाटर से इसका रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सम मिनरल एसिड लाइक HCl, लाइक H2SO4, उसके तौर पे जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। यानी ये O नेगेटिव इस प्रोटॉन को ले जाएगा और ये 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोपेनोइक एसिड। कॉमन नेम इसका प्रोपियोनिक एसिड है। और ये OH जो वाटर का है ये मैग्नीशियम के साथ लगेगा और जो साइड प्रोडक्ट है वो बनेगी मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड। फिर इसका जो लास्ट रिएक्शन है जो हम डिस्कस करते हैं विद एसिटिल्डिहाइड, उसमें ये पार्शियल नेगेटिव कार्बन एसिटिल्डिहाइड में, चूंकि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में जो ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये कार्बन अपना अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और जिसके नतीजे के तौर पे ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर एज नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये मैग्नीशियम वाला हिस्सा इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और ये इंटरमीडिएट स्पीशीज बनेगी। जब इस इंटरमीडिएट का वाटर के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो जनाब वाटर का H यहां पे लग जाएगा और OH इस मैग्नीशियम के साथ लग जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड के साथ साइड प्रोडक्ट बनेगी मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड। तो मतलब ये जो लॉन्ग
आंसर क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 में से, आप उसको इस तरह प्रॉपरली आंसर करके उसमें से मार्क्स ले सकते हैं। अच्छा, एक और लॉन्ग क्वेश्चन जो बड़ा ही अहम है और कई दफा आपके एनुअल एग्जाम्स में वो आया है, एक्सप्लेन डिफरेंट फीचर्स ऑफ SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म के बारे में भी वो पूछ सकता है, SN1 मैकेनिज्म के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये इस चैप्टर का बड़ा ही एक मशहूर और अहम रिएक्शन है। अहम आप इसको कह सकते हैं, मशहूर भी कह सकते हैं। तो मशहूर हम इसी बुनियाद पे कहते हैं कि बहुत से जब पेपर हम मार्क करते हैं तो डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर ये लाजमी तौर पे SN2 और SN1 मैकेनिज्म्स के फीचर्स पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, आप इसके 4 पॉइंट्स बना के उनको एक्सप्लेन कर दें, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे और बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। पहला स्टेप है, इट इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। सिंगल स्टेप कैसे है कि जनाब जो अल्काइल हैलाइड है जब उसके साथ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है यानी अटैक करता है तो ये दरमियान में तो एक आरजी सी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, क्योंकि OH ने अटैक किया कार्बन पे और ये बॉन्ड कार्बन हेलोजन का ब्रेक होना शुरू हुआ, तो ये कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट एक आरजी सी स्टेट होती है, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, आप इसको कोई स्टेप नहीं कह सकते। तो जिसमें पार्शली न्यूक्लियोफाइल भी अटैच्ड होता है और लीविंग ग्रुप भी कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, तो फौरन ही ये बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और प्रोडक्ट बन जाती है। तो एक ही स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक भी करता है और लीविंग ग्रुप जो है वो लीव भी करता है। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। और इस मैकेनिज्म की एक और शर्त ये है कि ये जो भी SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इस पाथवे, इस मैकेनिज्म के थ्रू होगा अगर न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करे फ्रॉम दैट एंड विच इज अपोजिट टू द लीविंग ग्रुप, यानी लीविंग ग्रुप के बिल्कुल अपोजिट हो, तो तब जाकर जो है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होगा। दूसरा जो इसका फीचर है दैट इज मॉलिक्यूलरिटी। जो SN रिएक्शंस हैं जो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, दे आर यूजुअली बायोमोलिक्यूलर। बायोमोलिक्यूलर का मतलब ये है कि इन द सिंगल स्टेप दैट इज पर्टिकुलरली द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसके अंदर जो 2 स्पीशीज है, 2 पार्टिकल्स वो आपस में हिस्सा लेते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो जितने भी पार्टिकल्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हिस्सा लेते हैं वो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। और ऐसे रिएक्शन जो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं उनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसीलिए हम इनको SN2 कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर। और ये कैसे पता चलता है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, जब हम इसका रेट लॉ जो है वो डिटरमिन करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि रेट ऑफ those reaction which follow SN2 mechanism depend upon the concentration of alkyl halide raised to the power 1 and the concentration of attacking nucleophile raised to the power 1। तो इनकी पावर्स को जमा करें, ये जो रेट इक्वेशन के अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर्स हैं, तो जो आंसर आता है, यानी इसका आंसर आता है 2, ये बन जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम कहते हैं कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो करने वाले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे आर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, दे फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर से ही पता चलता है इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। और जो आखिरी स्टेप आप इसका हिस्सा बनाएंगे इस लेवल पे वो ये होगा कि ओनली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स आर दोज अल्काइल हैलाइड्स व्हिच प्रेफरेबली फॉलो SN2 मैकेनिज्म। क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में अगर आप देखें तो वो कार्बन जो लीविंग ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है उसके पास एट लीस्ट जो 2 हाइड्रोजन है वो मौजूद होते हैं और इतनी स्पेस बनती है 109.5 डिग्री के एंगल से कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो उस डायरेक्शन में अटैक कर सके विच इज अपोजिट टू द लीविंग ग्रुप, तो तभी ये मैकेनिज्म फॉलो होता है, दैट इज कॉल्ड SN2 मैकेनिज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आप करवाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे नंबर बाजुकात लेते हैं और कुछ बच्चे अच्छे नंबर नहीं ले सकते, हालांकि मेहनत दोनों तरह के स्टूडेंट्स ने की होती है। तो अच्छे नंबर लेने की ये एक की है कि आप अपने क्वेश्चंस जो आपने प्रिपेयर किए हैं आप उनको अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो आप अगर प्रॉपरली अटेम्प्ट करेंगे, जो क्वेश्चन है पूछा गया उसके मुताबिक टू द पॉइंट साफ साफ उसका आंसर लिखेंगे तो आपको फौरी तौर पे पूरे नंबर मिलेंगे और आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं